नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलिजी की, है ना। लिटरेरी फॉर्म एलिजी जो है उसकी बात करेंगे। रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में जो है वो इसको दिया गया है। देयर हैव बीन गिवन 4 लिटरेरी फॉर्म्स, दैट इज टू से सोनेट, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी एंड एलिजी। हम ऑलरेडी जो है वो शॉर्ट स्टोरी और सोनेट को जो है वो कवर कर चुके हैं और अब हम कवर कर रहे हैं एलिजी को, और उसके बाद में हम ड्रामा जो है उसको कवर करेंगे। चारों लिटरेरी फॉर्म्स जो है आपके सिलेबस में जो दी गई हैं और एलिजी को हम कुछ इस तरीके से जो समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। लिटरेरी फॉर्म एलिजी जो है हम आज करेंगे। सबसे पहली बात जो आपको एलिजी जो है उससे रिलेटेड याद रखनी है वो ये कि ये एक लिटरेरी फॉर्म ऑफ पोइट्री है, यानी ये पोइट्री का पार्ट है, पोइट्री की लिटरेरी फॉर्म है। एलिजी कहते किसको हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या इसके टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों को जो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात देखते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है। सबसे पहले द एलिजी इज इसेंशियली ए पोइम ऑफ मोर्निंग और लेमेंटिंग या लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन। जी हाँ, एलिजी जो है वो एक शोक कविता है, शोक गीत है, शोक कविता है ना। जनरली वो लिरिक ही जो है वो आपका रहता है ना। एक शोक गीत है, शोक कविता जो है आपकी है जो किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है ना। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको एलिजी के बारे में याद रखनी है, दैट इज टू से इट इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। एंड नेक्स्ट जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये आपका एक पोइम ऑफ मॉर्निंग और लेमेंटेशन, यानी विलाप की कविता। मॉर्निंग का मतलब विलाप है ना, और लेमेंटेशन जो है इसका मतलब भी विलाप है ना। जो किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है उसको हम एलिजी जो है कहते हैं। किसी की मृत्यु के ऊपर लिखी गई इस कविता को हम एलिजी जो है वो कहते हैं। और फिर हम बात करते हैं इसके एटमोलॉजी जो है उसकी बात करते हैं। किसकी एटमोलॉजी जो उसकी बात करते हैं कि भाई ये वर्ड आया कहाँ से है। ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है और वहाँ पर है ना एलिजिया एक वर्ड है, एलिजिया जो है एक वर्ड है। एलिजी वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड एलिजिया, जो आपके सामने स्लाइड पर है, और इसका मतलब है आपका ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, विलाप का गीत जो है उसको हम एलिजी जो है वो कहते हैं, है ना। उसके बाद में जो है आप देखेंगे कि चूंकि सोनेट जो है हम उसको इटली के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। इटालियन सोनेट की आप बात करते हैं, यानी उसका ओरिजिन जो है हम इटली में जो देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एलिजी जो है उसका ओरिजिन जो है वो कहाँ पर है, वो ग्रीस में है ना। वहाँ पर एक पोइट है थियोक्रिटस, जिन्होंने सबसे पहले इसको जो है वो यूज किया अपने वर्क आइडल्स जो है, या इडल्स जो है, सॉरी इडल्स जो है उसमें उन्होंने इस वर्क को जो है वो यूज किया था। तो याद रखें, सोनेट इज एसोसिएटेड विद इटली है ना, एंड एलिजी इज एसोसिएटेड विद ग्रीस। और वहाँ ग्रीस में किसने लिखा इसको सबसे पहले, थियोक्रिटस ने, और उनके वर्क का नाम क्या है, इडल्स। तो आपने अब तक दो चीज़ें जो वो देखी, पहला इसका एटमोलॉजी कौन सा वर्ड से डिराइव किया गया है, और दूसरा उसका ओरिजिन। और इसके साथ साथ यदि हम इसके सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर जो है इसका वो मोर्नफुल रहता है, सैडली रहता है, रिफ्लेक्टिव रहता है। समझ रहे हो बात को, मोर्नफुल, सैडली, रिफ्लेक्टिव, सबका मतलब जो है वो सोरोफुल, मतलब सब्जेक्ट मैटर इसका मोर्नफुल विलाप से भरा हुआ, सैडली दुख से भरा हुआ, रिफ्लेक्टिव जिसमें काफ़ी सारे विचारणीय जो है वो प्रकरण हो, है ना, रिफ्लेक्टिव जो है वो आपका रहता है। फिर जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु पर जो गीत लिखा जाए उसी को हम एलिजी कहें, कोई पोइम लिखी जाए उसी को हम एलिजी कहें। समटाइम्स इट इज रिटन एज ए ट्रिब्यूट टू समवन और समथिंग लोस्ट, सच एज द फॉल ऑफ ए सिटी और डिफीट इन ए बैटल और सम काइंड ऑफ नेशनल कैटास्ट्रोफी, इजंट इट। तो कई बार हम जैसे आप फॉल ऑफ ट्रॉय के ऊपर भी एलिजी जो है उसको देख सकते हैं। तो कई बार हम इस तरह की एलिजीज भी जो है देख सकते हैं जो किसी फॉल ऑफ सिटी जो है उसको बताती हो, किसी डिफीट इन ए बैटल जो है उसको बताती हो, है ना, लेकिन ये जनरली कम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो है दो इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं, पर्सनल एलिजी और इम्पर्सनल एलिजी। पर्सनल एलिजी जो है किसको कहते हैं और इम्पर्सनल एलिजी किसको कहते हैं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली। जैसे यदि किसी कवि ने किसी व्यक्ति की मृत्यु पर कोई पोइम लिखी तो वो पर्सनल एलिजी होगी, ठीक है। और वो व्यक्ति जो जिसकी डेथ हुई है वो उसका कोई नियर एंड डियर हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, उसका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है
है ना, नियर एंड डियर हो सकता है, तो वो पर्सनल एलिजी जो वो कहलाएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि वो फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, कोई और भी हो सकता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन है, एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु पर लिखा, वो आपका पर्सनल एलिजी जो है वो रहेगा, है ना, चाहे वो उसको जानता ही ना हो। लेकिन यदि किसी पोइट ने किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु पर उसको ना लिख करके जो है पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी, ए ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, कुछ मार्जिनलाइज्ड लोग जो हैं उनकी मृत्यु के ऊपर जो है वो उसको लिखा, तो वो इम्पर्सनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्पर्सनल हो जाएगा। उदाहरण के लिए सपोज करिए कि हम में से कोई कोरोना महामारी के अंदर जो लोग मारे गए उनके लिए कोई गीत लिखता है, कोई पोइम लिखता है, तो इम्पर्सनल एलिजी हो जाएगा सबके लिए। कोई युद्ध था कारगिल का, सैनिकों की मृत्यु के ऊपर किसी ने कोई शोक गीत लिखा, वो इम्पर्सनल हो जाएगा। दरअसल इम्पर्सनल एलिजी जो है, हम एलिजी की बात करें, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम एलिजी की बात करें और थॉमस ग्रे जो है उनकी बात जो है वो ना करें, तो ये आपका सही नहीं है। थॉमस ग्रे जो है उनकी एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, आपने पढ़ा है, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा या फाइनल ईयर में पढ़ा होगा। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड जो है उसका नाम आप जरूर जो है वो याद रखें, पब्लिकेशन ईयर भी याद रखें, इट इज 1751, है ना। पोइम जो है उसका नाम जो है आप लिख सकते हैं एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, पोइम का नाम भी याद रखें। 1751 में पब्लिश हुई, ये भी याद रखें। क्यों याद रखें? बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। A very prominent critic W.H. Hudson once said that it is a kind of work that is to say it is a milestone in the journey of English romanticism, है ना। W.H. Hudson क्या कहते हैं कि इंग्लिश रोमांटिसिज्म की जर्नी में ये एक मील का पत्थर है। जनरली हमें रीड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तो पता ही होना चाहिए कि थॉमस ग्रे ने एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड लिखी थी, 1751 में पब्लिश हुई थी। और इस पोइम को जो इससे रिलेटेड स्टेंजाज जो हैं उनको भी आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक और टाइप की, पेस्टोरल एलिजी की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ये कन्वेंशनल फॉर्म है, कन्वेंशनल फॉर्म जो है आपका एलिजी का, पेस्टोरल एलिजी जो है, इसमें कुछ एक पर्टिकुलर मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट जो है इसके रहेंगे, आप उनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली बात, पेस्टोरल एलिजी जो है वो है क्या, है ना। द ग्रीक वर्ड फॉर शेपर्ड इज पास्टर, माने द वर्ड पेस्टोरल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड पास्टर, है ना। जनरली इसको पास्टरल एलिजी बोला जाना चाहिए, हम इसको पेस्टोरल एलिजी बोल देते हैं, इट इज पास्टरल एलिजी। तो ये शब्द जो है आपका, ये यहां से डिराइव हुआ है और इसका मतलब होता है शेपर्ड, है ना। क्या समझे? द ग्रीक वर्ड पास्टर मीन्स शेपर्ड, शेफर्ड नहीं बोलना है इसको, क्या बोलना है? शेपर्ड, और शेपर्ड का मतलब होता है गडरिया। पास्टरल एलिजी या पास्टरल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पास्टर एंड दैट मीन्स शेपर्ड, गडरिया। माने जो एलिजी जो है जिसका एटमॉस्फेयर पेस्टोरल हो, कंट्री साइड का हो, ग्रामीण हो, रस्टिक हो, वो पेस्टोरल एलिजी हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ एक कन्वेंशनल फीचर्स होते हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है, उनका हमें पता होना चाहिए। एक एक करके उन फीचर्स को देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो चीज़ है, द पोइट एंड द डेड आर प्रेजेंटेड एज शेपर्ड्स। सबसे पहली बात कि जो भी पोइट हैं और जो डेड है यानी कवि जिसने लिखा है, जिसकी मृत्यु पर लिखा है, दोनों को गडरिये के तौर पे दिखाया जाता है ना। कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि दोनों को गडरिये के तौर पे दिखाया जाता है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फीचर ऑफ द पेस्टोरल एलिजी जो है। देन सेकंड जो है आपका कि जो पोइट जो होता है ना आपका, वो म्यूजेज जो हैं और जो दूसरे क्लासिकल माइथोलॉजी के जो फिगर्स जो हैं उनको इन्वोक करता है। म्यूजेज कौन? द गॉडेस ऑफ पोइट्री या दूसरी जो गॉडेसेस, उनको इन्वोक करता है। वट एवर आई एम गोइंग टू राइट, यू शुड हेल्प मी या यू प्लीज हेल्प मी, है ना। वो उनको इन्वोक करता है। कौन? पोइट जो है, एलिजी का पोइट जो है वो म्यूजेज को इन्वोक करता है। दैट इज द सेकंड फीचर। और उसके बाद थर्ड फीचर जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोइट जो है वो ही विलाप कर रहा है, नेचर, है ना, जॉइंस इन मॉर्निंग द शेपर्ड्स डेथ। जो
शेपर्ड मरा है उसकी मृत्यु पर वो अकेला पोइट ही विलाप नहीं करता है जी, उसकी मृत्यु के ऊपर जो है नेचर जो है, नदियाँ, पहाड़, झरने, जंगल, वो भी विलाप प्रकट करते हैं, वो भी रोते हैं, ऐसा वो दिखाता है ना, ऐसा वो इमेजिन करता है पोइट जो है कि नेचर जो है वो भी रो रही है। 3 हो गए। पहला कौन सा था? पोइट और डेड दोनों शेपर्ड है। दूसरा पोइट जो है वो इन्वोक करता है किसको? म्यूजिज को, और दूसरे फिगर्स जो क्लासिकल माइथोलॉजी को। तीसरा नेचर जो है वो भी मॉर्निंग के अंदर इन्वॉल्व है। और फोर्थ जो है आपका कि मोर्नर जो है यानी पोइट, मोर्नर यहाँ पे कौन है? पोइट, कवि। कवि जो है वो आरोप लगाता है उपेक्षा का, है ना, किसके ऊपर? निम्स पर, है ना, गार्डियंस, गार्डियन का मतलब यहाँ गार्डियन स्पिरिट्स से है, जो गार्डियन स्पिरिट्स जो है आपका, है ना, उनके ऊपर जो है वो आरोप लगाता है नेग्लिजेंस का, समझ रहे हो? उपेक्षा कौन किसने की? गार्डियन स्पिरिट्स ने की, है ना, गॉड्स ने की। कवि का ये कहना है कि जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो तुम कहाँ थे? किसको कहता है? उसके गार्डियन स्पिरिट्स को, जो है ना, हम सब की गार्डियन स्पिरिट्स होती हैं, अच्छी स्पिरिट्स होती हैं जो हमारी देखभाल करती हैं, तो उन स्पिरिट्स को वो उलाहना देता है। नेग्लिजेंस जो है क्या? उपेक्षा का उलाहना देता है, भाई तुमने क्यों ध्यान नहीं रखा और ये हमारा व्यक्ति जो है वो इस दुनिया से चला गया, है ना। 4 नंबर पे है, याद रखिए। पहला शेपर्ड दोनों, कवि और डेड। दूसरा म्यूजिज को इन्वोक करता है। तीसरा प्रकृति भी रोती है। और चौथा जो है वो एक तरीके से गार्डियन स्पिरिट्स जो हैं उनको वो नेग्लिजेंस के लिए उनकी नेग्लिजेंस के लिए उनको कोसता है, उनको बोलता है भी आपने ध्यान क्यों नहीं रखा, उपेक्षा का आरोप जो है उसको उनके ऊपर लगाता है। उसके बाद में ये है आपका प्रोसेशन ऑफ मोर्नर्स, है ना। माने 5वां फीचर। कैसे पूछेंगे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कन्वेंशनल पेस्टोरल एलिजी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशन? Which of the following is not a convention of a pastoral elegy? कौन सा नहीं है ना। देखिए यहाँ पे 5वें में बताया कि प्रोसेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मोर्नर्स होता है। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, और मोर्नर्स का मतलब होता है विलाप करने वाले। माने शव यात्रा निकली, है ना, अपने यहाँ तो क्या शव यात्रा निकलेगी घर से तो हम सारे के सारे लोग वहीं पर जुड़ेंगे, और वहाँ पर इस एलिजी में क्या दिखाया जाएगा कि लोग उसमें जुड़ते जाएंगे और जुलूस जो है वो बड़ा होता जाएगा, कारवा बड़ा होता जाएगा, लोग उसमें जुड़ते जाएंगे, मोर्नर्स उसके अंदर जुड़ते जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये मोर्नर्स कौन है ना, ये मोर्नर्स कौन है? ये मोर्नर्स जो हैं वो दूसरे शेपर्ड्स हैं, जो दूसरे शेपर्ड्स जो हैं आपके, वो ये मोर्नर्स हैं। दूसरे शेपर्ड्स जो हैं वो ये मोर्नर्स हैं, माने दूसरे गडरिये जो हैं जुड़ जाते हैं इसके अंदर जो है। उसके बाद जो है आपका दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको 6th वन कह सकते हैं भाई, द एंड, या फिर एक टर्म और जो है वो यूज करता है क्लोजिंग कंसोलेशन। उस एलिजी के अंत में क्या होता है? पेस्टोरल एलिजी के अंत में पोइट जो है वो ये कहता है कि भाई ये जो लाइफ हम जी रहे हैं ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ये इस दुनिया से चला गया अच्छा हुआ, भगवान के पास चला गया, क्योंकि डेथ जो है वो परमात्मा से मिलाने का एक माध्यम है। तो वो एक क्लोजिंग कंसोलेशन, एक फिलोसॉफिकल एंड जो है वो आपका देता है पोइट जो है कि भैया ठीक है, अगर जी इस दुनिया से चला गया तो ये भगवान के पास गया है और ये अच्छा हो गया। इसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग कंसोलेशन। भाई एंड में क्या होता है? ग्लोरीफाइज डेथ, वो डेथ जो है उसको ग्लोरीफाई करता है कि भैया डेथ जो है वो भगवान के पास पहुंचने का एक माध्यम है, इट इज ए मीडियम टू रीच गॉड, है ना। तो ये उसको वो बोलता है ना। एक चीज़ और जो है आजकल लिखते हैं पोस्ट रेनेसां एलिजीज जो है उसके अंदर हम ये कहते हैं कि एक इलोबरेट पैसेज जो है वो दिखाया जाता है जिसके अंदर एप्रोप्रिएट फ्लावर्स आर ब्रोट टू डेक द हर्स। हर्स जो है वो किसको बोलते हैं? हियर्स किसको बोलते हैं, है ना, जिसमें मृत व्यक्ति जो है उसका शरीर रखा जाता है, कोफीन जो है उसके ऊपर लोग आते हैं और वो फूल चढ़ाते हैं, है ना। पोस्ट रेनेसां में एक बड़ा सारा पैसेज होता है, अब एक्स आया, अब वाई आया, अब जेड आया, और उन सब ने मिल करके उस मृत व्यक्ति की कॉफीन के ऊपर क्या चढ़ाए? फूल वगैरह चढ़ाए, है ना। इसको 7 नंबर मान लीजिए। पहला क्या था? कवि और डेड दोनों शेपर्ड हैं। दूसरा क्या था? म्यूजिज को इन्वोक करता है। तीसरा क्या था? प्रकृति भी रोती है। चौथा क्या था?
गार्डियन स्पिरिट्स जो है उनको उलाहना देता है कि आप कहाँ थे जब इसकी मृत्यु हो रही थी, है ना। और उसके बाद जो है पांचवा क्या था, प्रोसेशन ऑफ मॉर्नर्स, जुलूस, बहुत सारे मॉर्नर्स जो इंक्लूड होते जाते हैं। छठा क्या था, छठा का मतलब जो है द एंड, फिलोसॉफिकल एंड, क्लोजिंग कॉन्सोलेशन, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, मृत्यु परमात्मा से मिलने का जरिया है, और ये व्यक्ति जो है चला गया इस हमारी बुरी दुनिया को छोड़ करके, कहाँ पर, भगवान के पास में, है ना। तो ये पेस्टोरल एलिजी जो है कहलाएंगे। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, और आपको इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल एग्जाम में दिखेगा। जैसे मिल्टन ने लिसिड्स लिखा था, एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखा था। कैसे बनेगा क्वेश्चन, नंबर 1, लिसिड्स किसने लिखा, मिल्टन ने। किसकी मृत्यु पर, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखा था। आर्नोल्ड यानी मैथ्यू आर्नोल्ड जो है आपका, उन्होंने जो है इसको जो है वो लिखा था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो है क्या लिखा था, थायरेसिस जो है वो लिखा था। A.H. क्लो जो है उनकी मृत्यु पर लिखा था, और शैली जो है शैली ने लिखा था एडोनिस, किसकी मृत्यु पर, जॉन कीट्स की मृत्यु पर। ये उनके वर्क्स हैं, मिल्टन का लिसिड्स, आर्नोल्ड का थायरेसिस, और शैली का एडोनिस। किसकी मृत्यु पर, एडवर्ड किंग, A.H. क्लो और जॉन कीट्स जो है ना। मिल्टन ने एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिसिड्स लिखा था, आर्नोल्ड ने A.H. क्लो की मृत्यु पर थायरेसिस लिखा था, शैली ने जॉन कीट्स की मृत्यु पर एडोनिस लिखा था। द बेस्ट वन इज दिस, है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर ये और फिर ये। मैंने आपको शैली का एडोनिस के बारे में पूछ सकते हैं, आपको मिल्टन के लिसिड्स के बारे में पूछ सकते हैं, और आर्नोल्ड के थायरेसिस जो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ और छोटे छोटे टाइप्स। डर्ज, डर्ज क्या होता है जी, एलिजी का ही एक टाइप। द डर्ज इज ए ब्रीफ हिम, हिम क्या होता है, प्रार्थना, प्रेयर। और सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, विलाप जो है उसका गीत कहते हैं इसको, है ना। एंड ग्रीफ, सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन एंड ग्रीफ वन पर्टिकुलर पर्सन्स डेथ, है ना, ऑन सम पर्टिकुलर पर्सन्स डेथ जो कहेंगे। इट वाज टिपिकली कंपोज टू बी परफॉर्म्ड एट ए फ्यूनरल। डर्ज को कुछ ऐसे लिखा जाता है कि भाई किसी की मृत्यु के ऊपर जो है इसको प्रेजेंट जो है वो किया जाए, तो आप डर्ज लिखेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एलिजी, कौन सा है ये, डर्ज इज काइंड ऑफ एलिजी। जनरली ये वाला जो फीचर है उसको याद रखेंगे, इट वाज टिपिकली कंपोज टू बी परफॉर्म्ड एट ए फ्यूनरल, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। मोनोडी, ये भी एक एलिजी होती है ना, ये एक एलिजी या डर्ज की तरह से होती है ना। अटरेंस ऑफ ए सिंगल स्पीकर, अटरेंस ऑफ ए सिंगल स्पीकर, जो पीछे आप मिल्टन का पढ़ के आए लिसिड्स जो है, तो मिल्टन ने खुद अपनी पेस्टोरल एलिजी को एक मोनोडी कहा है। क्या कहा है, मोनोडी, है ना। और उसके बाद लास्ट है आपका थ्रेनोडी, और थ्रेनोडी क्या है, इज ए वेलिंग ओड, वेलिंग का मतलब फिर विलाप करना, है ना। सॉन्ग, हिम और पोइम ऑफ मॉर्निंग कंपोज और परफॉर्म्ड एज ए मेमोरियल टू ए डेड पर्सन। जनरली ये थ्रेनोडी जो है वो ग्रीक ड्रामा के अंदर होती थी, ओड के फॉर्म में होती थी, लेकिन है ये एलिजी का ही एक टाइप। आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एलिजी, डर्ज, थ्रेनोडी, मोनोडी, ऑल दीज। उत्तर है ऑल दीज, आप याद रखेंगे। तो ये हमने कुछ एक टाइप्स जो है उनको डिस्कस किया है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा एक लास्ट चीज और आप देखेंगे, एलिजेइक कपलेट किसको बोलते हैं। एलिजेइक कपलेट क्या होता है, एक टर्म है, इज ए पेयर ऑफ सिक्वेंशियल लाइंस इन पोइट्री। अब कपलेट है तो दोहा है, इन विच द फर्स्ट लाइन इज रिटन इन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर एंड द सेकेंड लाइन इन डेक्टाइलिक पेंटामीटर, है ना। माने कपलेट है तो 2 पंक्तियां होंगी, पहली पंक्ति में हेक्सामीटर, दूसरी में पेंटामीटर। और हेक्सामीटर का मतलब होता है 6 फीट और पेंटामीटर का मतलब होता है 5 फीट। आपसे बस पूछेंगे व्हाट इज एन एलिजेइक मीटर और व्हाट इज एन एलिजेइक कपलेट, व्हाट इज एन एलिजेइक कपलेट पूछेंगे, तो आपको उसका फॉर्म याद होना चाहिए कि एलिजेइक कपलेट में 2 पंक्तियां होती है, पहली पंक्ति में हेक्सामीटर होता है, दूसरी में पेंटामीटर होता है, मीटर डेक्टाइलिक होता है ना। तो होप सो आपको ये डिस्कशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और निश्चित तौर पर एलिजी को लेकर के आपके डाउट्स जो वो क्लियर हुए होंगे। बस एक बात, जो भी आपने पढ़ा उसको लेकर के एक क्विज जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, आप उस क्विज को जो है वो करिए और देखिए कि आपको मेरी बात कहाँ तक जो है वो समझ में आई। तो हम एक नए सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, और फिर से जो है वो एक कुछ नए टॉपिक में हम नई चीज़ों को जो है वो देखेंगे। उद्देश्य सिर्फ एक है कि आपका सिलेक्शन हो, आपका चयन हो,
और उसी उद्देश्य में जो हम सब लोग जो लगे हुए हैं, आप पढ़ते रहिए। निश्चित तौर पर एग्जाम के समय में तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, आप उनकी तरफ ध्यान ना दें। आप सिर्फ स्वयं का काम करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें और गुरु के ऊपर भरोसा रखें। निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी, हमारा चयन होगा। तो इन सब बातों के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।